हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टॉपिक है हमारा आज का इंडस्ट्री एंड ट्रेड। एंड गाइस, इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस करेंगे सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। देखो बुक में क्या लिखा है। इकोनॉमिस्ट हैज फाउंड दैट पुअर नेशंस कैन प्रोग्रेस ओनली इफ दे हैव अ गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर। भाई जो इकोनॉमिस्ट है वो क्या कहते हैं, अगर कोई भी गरीब देश है तो वो कब आगे बढ़ सकता है, जब उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा हो। यानी अगर किसी देश में इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी हैं तो वो आगे बढ़ सकता है, इससे लोगों को नौकरियां मिलेगी, है ना। इंडस्ट्री प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट विच इज़ मोर स्टेबल देन एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज़ जो है लोगों को नौकरियां देते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं, और वो नौकरियां स्टेबल होती हैं। यानी एक बार नौकरी लग गई तो लग गई, ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने नौकरी लगी फिर छूट गई, फिर नौकरी लगी फिर छूट गई। क्योंकि एग्रीकल्चर में तो भाई ऐसा ही होता है, कभी फसल अच्छी हो गई, कभी नहीं हुई, कभी कुछ चक्कर, कभी बारिश का चक्कर, किसी न किसी चीज़ का चक्कर रहता है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग जो है ज़्यादा अच्छा पैसा नहीं कमा पाते हैं। इट प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन एंड ओवरऑल प्रोस्पैरिटी। जिस देश में इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ मॉडर्नाइजेशन आता है, जैसे कैपिटल आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, हमारा देश प्रॉस्पर करता है, आगे बढ़ता है। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट 5-year plans placed a lot of emphasis on industrial development। सिर्फ इन्हीं सभी रीजंस की वजह से जो हमारा 5-year प्लान आया था उसमें इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने की बात बार बार कही गई थी और कोशिश की गई थी कि इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो हमारे देश में। You might have studied in the previous chapter that at the time of independence, the variety of industries was very narrow। अब ये पिछले चैप्टर की बात कर रहे हैं। आपने पढ़ा होगा कि इंडिपेंडेंस के वक्त जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस वक्त हमारे देश में इंडस्ट्रीज़ बहुत कम थी। वैरायटी यानी अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा कम थी। लार्जली कन्फाइंड टू कॉटन, टेक्सटाइल्स एंड जूट। ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ थी वो कॉटन टेक्सटाइल की थी या जूट की थी, मतलब मोस्टली इसी की इंडस्ट्रीज़ थी। और 2 इंडस्ट्रीज़ ऐसी थी जो आयरन एंड स्टील फर्म थी, एक जमशेदपुर में, एक कोलकाता में। ठीक है, मतलब बहुत कम इंडस्ट्रीज़ थी, इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं थी। बट ऑब्वियसली वी नीडेड टू एक्सपेंड द इंडस्ट्रियल बेस विद अ वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज इफ द इकॉनमी वॉज टू ग्रो। तो यहाँ क्या लिखा है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी इकॉनमी ग्रो करे, हमारा देश और आगे बढ़े, तो हमें अपना इंडस्ट्रियल बेस एक्सपेंड करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नई नई टाइप की इंडस्ट्रीज़ अपने देश में लेके आनी पड़ेगी। आगे देखो क्या लिखा है। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स इन इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यानी इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का क्या क्या रोल रहा। The big question facing the policy makers was what should be the role of the government and the private sector in the industrial development। So ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन चुका था जो भी लोग पॉलिसीज़ बनाते थे उनके लिए, कि गवर्नमेंट का और प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल होना चाहिए। भाई कितनी इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए, कितना कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होना चाहिए इंडस्ट्रीज़ को लेके। ठीक है, ये इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट डिड नॉट हैव द कैपिटल। अब भाई इंडिपेंडेंस की बात करें, अगर जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस वक्त हमारे देश में इंडस्ट्रियलिस्ट थे, काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन उनके पास इतना कैपिटल यानी इतना पैसा नहीं था कि उस पैसे को वो इन्वेस्ट कर पाएँ और इंडस्ट्रीज़ खोल पाएँ ताकि हमारे देश की डेवलपमेंट हो। नॉर वॉज द मार्केट बिग इनफ टू इनकरेज इंडस्ट्रियलिस्ट टू अंडरटेक मेजर प्रोजेक्ट्स। साथ में उनके पास पैसा तो था ही नहीं बिजनेसमैन के पास, और ना ही मार्केट इतनी बड़ी थी। मार्केट बड़ी नहीं थी, इसका क्या मतलब है कि डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं थी उस वक्त, लोग इतना डिमांड नहीं करते थे, बहुत साधारण जीवन जीते थे। तो जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट खुद ही ये स्टेप नहीं उठाते थे कि भाई हम कुछ करें, कुछ बिजनेस स्टार्ट करें हैं, और जो है लोग उसे खरीदेंगे। उनको पता था कि कितना मर्जी पैसा लगा दो यार, लोग डिमांड ही नहीं करेंगे, लोगों के पास ही खुद पैसा नहीं है इन सब प्रोडक्ट्स को खरीदने का। दोनों चीज़ नहीं थी, ना ही मार्केट में डिमांड थी और ना ही उनके पास कैपिटल थी। It is principally for these reasons that the erstwhile government had to play an extensive role in promoting the industrial sector। सिर्फ यही रीज़न था जिसकी वजह से गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ा और इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना पड़ा, क्योंकि बड़े बड़े हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट कदम नहीं उठा रहे थे इंडस्ट्रीज़ को लाने के लिए। The decision to develop the Indian economy on socialist lines led to the policy of the government controlling the commanding heights of the economy। अब क्या हुआ, अब यही डिसीजन लिया गया कि भाई
जो पॉलिसीज ऐसी बनाएगी कि भाई हमारी जो गवर्नमेंट है देश की वही सब कुछ कंट्रोल करेगी, सारी कंट्रोलिंग पावर गवर्नमेंट के ही हाथ में होगी। अब गवर्नमेंट ही स्टेप्स उठाएगी कि चलो हम इंडस्ट्रीज़ लेके आते हैं इंडिया में, एज अ सेकेंड 5 ईयर प्लान पुट इट। और ये सेकेंड 5 ईयर प्लान में इसका प्रोग्राम पूरा प्रॉपर बनाया गया कि इंडस्ट्रीज़ जो है गवर्नमेंट लेके आएगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आ नहीं पा रहा था। दिस meant that the government would have the complete control of those industries that were vital for the economy। अब क्या हुआ कि जो हमारे देश की गवर्नमेंट थी उसने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया कि अब वही इंडस्ट्रीज़ लेके आएगी जो हमारे देश के लिए वाइटल है। वाइटल मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऐसी इंडस्ट्रीज़, क्योंकि भाई जो एसेंशियल गुड्स हैं जो हमारे जीवन यापन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो गुड्स की जिम्मेदारी को प्रोडक्शन जो है गवर्नमेंट ने उठाया। द पॉलिसीज of the private sector would have to be complementary to those of the public sector। अब यहाँ पे क्या लिखा था कि जो प्राइवेट सेक्टर था वो क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज का मतलब है कि जो पब्लिक सेक्टर है यानी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, प्राइवेट सेक्टर उनका सिर्फ साथ देगा, उनको सपोर्ट देगा, उनके साथ मिल के काम करेगा, लेकिन जो लीड करेगा वो होगा पब्लिक सेक्टर। यानी जो गवर्नमेंट कंपनीज है लीड वही करेंगी, राज उनका चलेगा, प्राइवेट सेक्टर सिर्फ उनको सपोर्टिंग सर्विसेज देगा, उनकी हेल्प करेगा, प्राइवेट सेक्टर का राज नहीं होगा बेसिकली। देखो क्या लिखा है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, IPR 1956 आया। इन अकॉर्डेंस विद द गोल ऑफ द स्टेट कंट्रोलिंग द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकॉनमी। अब यहाँ पे क्या लिखा था कि उस वक्त हमने गोल क्या बना लिया था कि जो स्टेट है, स्टेट का मतलब इधर गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट है वही जो है सारा कमांड करेगी हमारी इकॉनमी को, गवर्नमेंट ही सारी चीज़ें संभालेगी, इंडस्ट्री से रिलेटेड गवर्नमेंट ही लीड करेगी सब कुछ। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 आया उस वक्त, IPR इसी वक्त। दिस रेजोल्यूशन फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में ये अडॉप्ट किया गया IPR 1956 ये कंसेप्ट। The plan which tried to build the basis for a socialist pattern of society। So इस प्लान के अंदर हमने क्या डिसाइड किया, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी का क्या मतलब है इधर कि गवर्नमेंट का ही राज होगा, गवर्नमेंट ही इंडस्ट्रीज लेके आएगी, सब कुछ गवर्नमेंट के ही हाथ में होगा। दिस रेजोल्यूशन क्लासीफाइड इंडस्ट्रीज इन द 3 कैटेगरीज। अब ये जो रेजोल्यूशन आया, जो IPR आया, इसने क्या किया, इंडस्ट्रीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहली कैटेगरी क्या थी, कंप्राइज्ड इंडस्ट्रीज़ विच वुड बी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। सो पहली कैटेगरी में सिर्फ उन इंडस्ट्रीज़ को लेके आया गया जिनका गवर्नमेंट ओनर थी, यानी जिसमें सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में था, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ थी। द सेकेंड कैटेगरी कंसिस्टेड ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन विच द प्राइवेट सेक्टर कुड सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर। फिर सेकेंड कैटेगरी की बारी आई, इसमें कौन सी इंडस्ट्रीज़ को लिया गया, उन इंडस्ट्रीज़ को लिया गया जो कि प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन वो सिर्फ साथ देंगी किसका, पब्लिक सेक्टर का, यानी मेन रोल पब्लिक सेक्टर निभाएगा, मेन रोल गवर्नमेंट कंपनीज निभाएगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर उनको सपोर्टिंग सर्विसेज देगा, यानी छोटे मोटे काम करेगा उनके। विद द गवर्नमेंट टेकिंग द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टार्टिंग न्यू यूनिट्स। और जो गवर्नमेंट है उसकी ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो नई यूनिट स्टार्ट करनी है, यानी कोई नई इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है तो गवर्नमेंट ही स्टार्ट करेगी, ठीक है। द थर्ड कैटेगरी कंसिस्टेड ऑफ द रिमेनिंग इंडस्ट्रीज विच वर टू बी इन द प्राइवेट सेक्टर। और फिर आई तीसरी कैटेगरी की बारी। तीसरी कैटेगरी में सारी वो इंडस्ट्रीज़ लेके आए गए जो कि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में थी, उनको ये छूट दी गई कि हाँ भाई तुम लोग इन इंडस्ट्रीज़ को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, और थोड़ा बहुत प्रॉफिट अपना कमाओ। ऑल्दो देयर वॉज अ कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज लेफ्ट टू द प्राइवेट सेक्टर, द सेक्टर वॉज केप्ट अंडर स्टेट कंट्रोल थ्रू अ सिस्टम ऑफ लाइसेंसेस। ये थर्ड कैटेगरी की बात हो रही है यहाँ पे। थर्ड कैटेगरी में जो इंडस्ट्रीज़ थी वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दी थी, हाँ भाई कि तुम प्राइवेट सेक्टर ही इसको ऑपरेट करेगा, लेकिन एक कंडीशन रखी कि स्टेट के कंट्रोल में रहेगा सब कुछ, यानी गवर्नमेंट के कंट्रोल में रह के काम करना है आपको, आप पूरे अपने मालिक नहीं होगे मर्जी के, आपको जो है लाइसेंस लेना पड़ेगा इंडस्ट्रीज़ खोलने से पहले, इंडस्ट्री स्टार्ट करने से पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस चाहिए होगा। नो न्यू इंडस्ट्री वॉज अलाउड अनलेस अ लाइसेंस वॉज obtained फ्रॉम द गवर्नमेंट। यहाँ पे तक कोई भी इंडस्ट्री जो है अपना काम नहीं खोल सकती है जब तक वो गवर्नमेंट से लाइसेंस नहीं ले लेगी, गवर्नमेंट से परमिशन नहीं ले लेगी। दिस पॉलिसी वॉज यूज्ड फॉर प्रमोटिंग इंडस्ट्री इन बैकवर्ड रीजन्स। तो ये पॉलिसी क्यों बनाई गई कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा,
ताकि इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे आए, बैकवर्ड रीजन्स में, यानी जो पिछड़े एरिया हैं उनमें इंडस्ट्रीज़ खोली जाए. इट वॉज ईजियर टू obtain a license if the industrial unit was established in a economically backward area. तो उस वक्त क्या रूल बनाया गया कि अगर आप किसी बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री खोलना चाहते हो तो आपके लिए लाइसेंस लेना बहुत ज़्यादा ईजी है. ठीक है, आपको ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी है, आपको गवर्नमेंट से सिर्फ ज़रा सा अप्लाई करना है, गवर्नमेंट आपको दे देगी ये सुनकर कि भाई ये बंदा जो है इंडस्ट्रीज़ खोलना चाहता है और बैकवर्ड एरिया में खोलना चाहता है. आगे बढ़ते हैं. इन एडिशन सच यूनिट्स वर गिवन सर्टेन कंसेशन सच एज टैक्स बेनिफिट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी एट अ लोअर टेरिफ. सो इसके साथ ये जो यूनिट्स थी इनको क्या हुआ, कंसेशन भी दिया गया, जैसे कि टैक्स बेनिफिट, टैक्स में बहुत ज़्यादा छूट दी गई क्योंकि ये बैकवर्ड एरियाज़ में थी. और इनको इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली दी गई, वो कम रेट पे दी गई, मतलब इतनी महंगी नहीं दी गई, बिजली में भी काफ़ी जो है उनको छूट दी गई कि तुम्हें सस्ती बिजली दे रहे हैं हम, क्योंकि तुम बैकवर्ड एरियाज़ को आगे प्रमोट कर रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो. द पर्पज़ ऑफ द पॉलिसी वॉज टू प्रमोट रीजन इक्वालिटी. अब ये जो पॉलिसीज़ लेके आए थे यानी लाइसेंस वाली कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो ये क्यों लेके आए, ताकि आपको रीजनल इक्वालिटी मिले. रीजनल इक्वालिटी मतलब है हर एक शहर, हर एक एरिया में बराबर की डेवलपमेंट हो. ऐसा नहीं हो शहर बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं और जो गांव है, पिछड़े एरिया हैं, वो बहुत ही और पिछड़ते जा रहे हैं. Even an existing industry had to obtain a license for expanding output or for diversifying production. साथ में लिखा था जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, यानी जो इंडस्ट्रीज़ ऑलरेडी काम कर रही हैं उनको भी लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर वो अपना आउटपुट एक्सपेंड करना चाहती हैं, यानी प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती हैं, या डाइवर्सिफाई करना चाहती है प्रोडक्शन, यानी एक प्रोडक्ट बना रही थी अब 2 या 3 प्रोडक्ट और बनाना चाहती हैं, तो इसके लिए भी उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर वो अलग अलग टाइप के गुड्स बनाना चाहती हैं. तो अब ऐसा क्यों था, इसका रीज़न क्या था. दिस वॉज मीन्ड टू इंड्योर दैट द क्वान्टिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड वॉज नॉट मोर देन वट द इकॉनमी रिक्वायर्ड. सो इसका सिर्फ मेन रीज़न ये था कि भाई जितनी क्वान्टिटी ऑफ गुड्स हमें रिक्वायरमेंट है, ज़रूरी है, सिर्फ उतना ही प्रोडक्शन हो, इससे ज़्यादा प्रोडक्शन ना हो, हद से ज़्यादा प्रोडक्शन ना हो. ठीक है, हमारे रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, जितनी की ज़रूरत है सिर्फ उतनी प्रोडक्शन हो. लाइसेंस टू एक्सपेंड प्रोडक्शन वॉज गिवन ओनली इफ़ द गवर्नमेंट वॉज कन्विंस्ड दैट द इकॉनमी रिक्वायर्ड अ लार्जर क्वान्टिटी ऑफ गुड्स. और लाइसेंस कब मिलता था आपको कि आप प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो तो आपको लाइसेंस चाहिए, और वो कब आपको दिया जाएगा, जब आप गवर्नमेंट को कन्विंस कर दोगे कि हाँ भाई हमारी इकॉनमी में और गुड्स की ज़रूरत है और प्रोडक्शन की ज़रूरत है, सिर्फ तभी दिया जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट आई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. इन 1955 द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी ऑल्सो कॉल्ड द कार्वे कमेटी. अब 1955 की बात करें तो विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आई. ठीक है, उसका नाम कार्वे कमेटी भी था. नोटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फॉर प्रमोटिंग रूरल डेवलपमेंट. उस कमेटी को ऐसा लगा कि अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ लेके आएंगे तो हमारा रूरल डेवलपमेंट होगा, यानी गाँव भी तरक्की करेंगे, गाँव भी आगे बढ़ेंगे अगर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ गाँव में सेटअप होगी तो. अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज़ डिफाइंड विद रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट्स ऑफ ए यूनिट. और जो स्मॉल स्केल यूनिट्स थी उनमें क्या एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी कि आप इतने रुपए जो है सिर्फ अपने एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा रुपए आप नहीं लगा सकते हो. ठीक है, तो आगे बताऊंगी वो लिमिट कितनी थी. दिस लिमिट हैज़ चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और ये लिमिट हमेशा ऐसे फिक्स नहीं रही, बार बार चेंज होती रहती है जैसे जैसे समय बदलता है, महंगाई बदलती है. इन 1950 अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट वॉज द वन. सो अगर 1950 की बात करें तो उस वक्त स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैसी हुआ करती थी, जो लगभग 5 लाख रुपए अपने एसेट्स में इन्वेस्ट करती थी, वो होती थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. यानी 5 लाख मैक्सिमम रुपए हैं, 5 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा आपको उसमें नहीं लगाना है. एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज़ ₹1 करोड़. और अगर प्रेजेंट की बात की जाए, अभी की बात की जाए, तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है, 1 करोड़ रुपीज़. यानी अगर आप एक स्मॉल स्केल यूनिट जो है चालू करना चाहते हैं तो लगभग 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं. इट इज़ बिलीव दैट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ आर मोर लेबर इंटेंसिव. भाई जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनका क्या था मेन कि वो लेबर इंटेंसिव है. लेबर इंटेंसिव शब्द का मतलब क्या है
दे यूज़ मोर लेबर देन द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। यहाँ लेबर का यूज़ ज़्यादा होता है, यानी यहाँ पे मशीनों से काम नहीं होता है, लेबर के थ्रू इंसान ह्यूमन से काम किया जाता है। लेकिन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो यहाँ पे सारा काम मशीनों से करवाया जाता है। एंड देयरफॉर जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट, सो इससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आएगी, लोगों को नौकरियाँ मिलेगी, लोग जो है काम धंधा करेंगे। बट दीज इंडस्ट्रीज़ कैन नॉट कम्पीट विद द बिग इंडस्ट्रियल फर्म्स। लेकिन ये जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ थी, ये कॉम्पिटिशन लड़ ही नहीं पा रही थी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ से, क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ एक तो थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्शन करती है, जल्दी प्रोडक्शन करती है, और उनके प्रोडक्ट सस्ते भी होते हैं क्योंकि वो मशीन्स का यूज़ करती हैं। इट इज़ ऑब्वियस दैट डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रिक्वायर्स देम टू बी शील्डेड फ्रॉम द लार्ज फर्म्स। तो भाई फॉर दिस पर्पज़, भाई यहाँ पे क्या लिखा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बचाया जाए। किससे? लार्ज फर्म से, क्योंकि लार्ज फर्म्स के आगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का टिक पाना और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का माल बिक पाना बिल्कुल नामुमकिन सा था। फॉर दिस पर्पज़ द प्रोडक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वॉज रिजर्व फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। इसके लिए क्या किया गया? जो भी प्रोडक्शन है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का मतलब है, यानी एक नंबर फिक्स कर दिया गया कि इतने प्रोडक्ट्स जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही बनाएगी। एक रिजर्व कर दिया गया कि इतने प्रोडक्ट्स जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बनाएगी, और बनाएगी ही बनाएगी, ठीक है। इससे कम नहीं बनाने, ज़्यादा नहीं बनाने, ऐसे फिक्स कर दिया। कम ज़्यादा का मतलब इधर वैसे नहीं है कि बिल्कुल ऐसे फिक्स कर दिया गया, लेकिन रिजर्वेशन से इधर मतलब है ताकि जो वो प्रोडक्ट जितना बना रही है ना, उनका उतना बिक जाए, बेसिकली ये मेन गवर्नमेंट चाहती थी। The criteria of reservation being the ability of these units to manufacture the goods. They were also given concession, और साथ में इन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से इनको कंसेशन भी दिया गया कि भाई तुम्हें जो है एक्साइज ड्यूटी वगैरह टैक्स में छूट दी जाएगी। बैंक से अगर तुम्हें लोन लेना है तो कम इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, आपको ज़्यादा ब्याज देना नहीं पड़ेगा।